अगर इस कैमरे के पीछे से खड़ा होकर मैं अपना एक पंच घुमाऊं और वो आकर आपके मुंह पे लगे और आपका मुंह दोना हो जाए, यानी कि आपके पूरे थोबड़े का नक्शा ही बदल जाए, तो आप कहेंगे सर ये कैसी मजाकिया बात है, इतनी फनी बात है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पंच घुमा रहा हूं, वो आकर आपको लग जाए। अगर ऐसा होता तो जूम कॉल पर जितने भी टीचर्स आज तक पढ़ा रहे थे ना, तो वो सब आप सबको पनिश भी कर सकते थे, यहां से पंच घुमाते और आकर आप सबके मुंह पे लगता। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना यार, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं है, तो कोई फोर्स लग भी नहीं सकता, मैं चाहे कितना भी पंच घुमा लूं, ठीक। लेकिन आपने दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को बड़े ही आराम से एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि कोई बात नहीं, दो चार्ज है ना, एक दूसरे के टच में नहीं आ रहे ना, लेकिन फिर भी फोर्स लगाएंगे। आपने एक्सेप्ट कर लिया और कोलंबियन लॉ भी पढ़ लिया, कोई सवाल नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि कमेंट तो आप करते नहीं हो, ठीक है, कमेंट करना, ठीक। तो दो चार्ज हैं जिनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। आप नोटिस करो, मैं और आप फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, सर्टेन डिस्टेंस पे है, बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, एक दूसरे को खींच सकते हैं या एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, लेकिन फोर्स लग रहा है वो भी बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। तो ये बात सोचने वाली है, ठीक है। यानी कि पक्का है इन दोनों के बीच में चोरी चोरी चुपके चुपके कोई ना कोई अपना कुछ कांड कर रहा है। वो कांड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये प्रोमो देख लीजिए। सो हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रॉस द थियरी, और ये है हमारी एक नई सीरीज जिसका नाम है कर्मवीर। इस सीरीज के थ्रू हम क्लास 10th और 12th के बच्चों का बेसिक फिजिक्स पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, यानी कि फिजिक्स में थियरी के साथ न्यूमेरिकल के साथ एमसीक्यूज के कोर को जाकर पढ़ेंगे और उसके बैरियर को क्रॉस भी करेंगे, यानी क्रॉस द थियरी जाएंगे। इस सीरीज के बाद आपके फिजिक्स में डाउट नहीं बचेंगे, इसका वादा मेरा है। यानी आने वाले 70 दिन अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं और इस सीरीज के हर वीडियो को देखते हैं, तो गारंटी के साथ फिजिक्स आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं है। तो इस सीरीज के साथ लगातार बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं। तो हमारी सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके पहले भी दो वीडियो यानी इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड कोलंबियन लॉ, जो कि लाइन वाइज चल रहे हैं, इस सीरीज के अंदर मैंने अपलोड कर दिया और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अगर आप फिजिक्स को पूरी तरीके से फील करना चाहते हैं तो सीरीज के स्टार्टिंग एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक चलिए, पक्का है कि आपको इसका फायदा मिलेगा और फिजिक्स में आपके मार्क्स भी गारंटी के साथ में आएंगे। अब आपके डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा करो, साथ ही साथ जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं अगर आप उसको लाइन वाइज वैसे का वैसा नोट कर लोगे तो आपके पास नोट्स की कभी कमी नहीं होने वाली है, यानी कि ये आपके पास एक बढ़िया नोट हो जाएगा। तो इसको डिटेल से नोट भी कर लिया करो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जो कहानी अभी मैंने कही वही कहानी मैं वापस से दोहराता हूं कि दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस है R। ऐसी कंडीशन में ये एक दूसरे से किसी भी तरीके के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे तो वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, यानी ये एक दूसरे को धक्का लगा सकते हैं या एक दूसरे को अपनी ओर खींच सकते हैं। चाहे फोर्स ऐसे लगे चाहे फोर्स ऐसे लगे, दोनों ही कंडीशन में ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगाएंगे, लेकिन इनके बीच में कोई कांटेक्ट है क्या फिजिकल? किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही कोई मीडियम है, एक स्पेस है, लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है। उसके पीछे जिम्मेदार है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली में हर चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले रुक जाओ, उसके पहले बेसिक बात तो कर लो। बेसिक बात यह है कि हर चार्ज, अब देखो यहां तो राम कहानी लिखी है, ये लिखने के लिए बहुत अच्छी है, समझने के लिए समझिए कि हर चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है। वो फील्ड ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में आने की कोशिश करता है तो ये एक फोर्स फील करता है, एक फोर्स को फील करने लगता है, वो चाहे इसकी तरफ हो चाहे इससे दूर हो, लेकिन फोर्स का ये फील करने लगता है। ये जो फोर्स फील करता है इस फील्ड के कारण ना, तो इस फील्ड को क्या कहते हो? इस फील्ड को आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हो इसको उस चार्ज का। किसका? इसका या इसका?
इसका भाई इसने फील्ड बनाया था ना आसपास, ये तो आया था, यानी कि ये टेस्ट चार्ज है एक तरीके से। कौन सा चार्ज है? टेस्टिंग चार्ज है, जो इस फील्ड के अंदर आ रहा था। अगर ये आया तो इसको इसने पटक के मारा, बहुत मारा। क्यों मारा? क्योंकि इसका अपना फील्ड है और ये उस फील्ड के अंदर अगर आएगा तो सिंपल सी बात है, इसकी पिटाई होने वाली है। यानी कि हर चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर लेता है, और अगर उस फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा आने की कोशिश करता है तो उसको बड़ी मार मारता है। अब मेरी बात को थोड़ा डिटेल से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो। मान लो ये एक एरिया है, ठीक है। अच्छा, यहां पे से तो आप अपना नोट्स पूरा कर सकते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं। मान लो ये एक एरिया है, ठीक है। उस एरिया में एक भाई है, ठीक है, एक भाई है, मैं उसको मान देता हूं क्यू। भाई बहुत बड़ा है, उसका एरिया भी बहुत बड़ा है। ऐसी कंडीशन में आपको तो मालूम है इसके बहुत सारे पंटर लोग होंगे जो इधर उधर इस एरिया में फैले होंगे। पंटर लोग यानी इस भाई के लिए काम करने वाले लोग। तो मैं एक दूसरा चार्ज हूं, मरेला सा चार्ज हूं, यानी कि मैं एक दूसरा गुंडा हूं, ठीक है। ये भाई का एरिया, इसके पंटर लोग इधर उधर फैले हुए हैं। यहां पर एक दूसरा चार्ज यानी कि मैं, जो कि अभी नए ताजा गुंडागर्दी एकदम सीखा है, मैं इस फील्ड के अंदर घुस जाता हूं। अभी ताजा गुंडागर्दी सीखा है मैंने, मेरा फील्ड बहुत छोटा है, मैं भी हूं तो मेरा भी अपना फील्ड है, वो थोड़ा छोटा है, छोटा मोटा गुंडा हूं मैं, और ये भाई का फील्ड तो बहुत बड़ा है। तो जैसे मैं इसके फील्ड के अंदर जाऊंगा और अपनी दादागिरी करना शुरू करूंगा तो इसके पंटर लोग मुझे पटक के बड़ा मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है कि आप आके उसके एरिया में गुंडागर्दी कर रहे हो, उसका तो पहले से ही अपना फील्ड है। उस फील्ड के अंदर अगर आप घुसने की कोशिश करोगे, अपनी गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे तो आप बड़े मारे जाओगे। मेरी बात समझना। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू अब अपने यूज में लेते हैं। ये जो भाई था जो कि क्यू है, ये एक्चुअली में अपने आसपास फील्ड जनरेट कर रहा हूं। इसके जो पंटर लोग हैं ना, ये वही फील्ड है। नजर आ रहा है क्या? ये वही फील्ड है जो आपके ऊपर फोर्स लगा के आपको बाहर कर रहे थे, आपको बाहर धकेल रहे थे, या इसके अंदर भी खींच लेंगे अगर आप इसके जैसा बिहेव करो तो। मान लो आप आए हो और इसको हेल्प कर रहे हो तो ये आपको अंदर खींच लेगा, बोलेगा बहुत बढ़िया, आ जाओ हमारे फील्ड में, तुम भी आज से मेरे राइट हैंड। लेकिन अगर तुम इसके जैसा नहीं करोगे तो ये तुमको तुरंत धक्का मार देगा, इसके पंटर लोग तुमको गिरा के मारेंगे, यानी कि तुम इससे अपोजिट हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में एक एरिया है, इसको गुंडागर्दी का एरिया भी कह सकते हो, भाई लोगों का इलाका भी कह सकते हो, जिसके अंदर अगर मैं जाने की कोशिश करूंगा भाई बन के तो बहुत मार खाऊंगा, क्योंकि मैं उसके बिल्कुल अपोजिट काम करूंगा। अगर उसके जैसा करूंगा तो उसका राइट हैंड बन जाऊंगा, ठीक है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में या मेरे ऊपर फोर्स तो लगेगा, या तो उसकी तरफ या तो उससे बाहर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही होता है। हर चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है, अपना पंटर फेंक देता है, जिससे जब भी कोई दूसरा उसके अंदर आने की कोशिश करता है तो उसके पंटर लोग उसके ऊपर क्या लगाने लगते हैं? फोर्स लगाने लगते हैं। तो ये तो एग्जांपल्स हो गए। आपकी नोट्स आप यहां से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे कि हर चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है। वो फील्ड जो होता है, अगर उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आने की कोशिश करे तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर एक फोर्स फील्ड होता है। तो ये जो फील्ड जिसने उसके ऊपर फोर्स लगाया, इस फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हो। लेट्स अज्यूम वी हैव अ चार्ज कैपिटल Q, जिसने अपने आसपास सराउंडिंग में, अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बात नहीं की है, ना ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है। तो अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अभी जैसा बना रहा हूं उसको एक्सेप्ट करो कि ये Q है, इसका एरिया इतना बड़ा है। नोटिस करना, we have a charge capital Q which has electric field like this। उसका सर्कुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वैसे देखो इसका एरिया कुछ ऐसा है। इससे सर्टेन डिस्टेंस पर, नॉर्मली मैं इनफाइनाइट पर बोल देता हूं, एक चार्ज Q0 है। एक्चुअली में Q0 इज अ टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज, इसको टेस्टिंग चार्ज बोला जाता है। टेस्टिंग चार्ज होने से क्या होता है कि Q0 इज लेस देन Q, मींस कि इसकी क्वांटिटी इसके जगह पर बहुत कम, एकदम मरेला है, ठीक है। यानी Q0 के अंदर कोई पावर ही नहीं है, उसकी चार्जिंग या उसका जो चार्ज है वो कैपिटल Q से अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत कम है। इससे होगा क्या, आप प्लेटिना लेके जा रहे हो, ट्रक से भिड़ जाओ तो ऐसी कंडीशन में ट्रक को कुछ नहीं होगा, लेकिन प्लेटिना को बहुत नुकसान होगा, वो पलटीना हो जाएगी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में वो पलटीना हो जाएगी। ये पलटीना है, ये ट्रक है। तो अगर ये पावरफुल होता आपका टेस्टिंग चार्ज, और जब ये इसके अंदर आता ना, बड़ा भाई आ गया छोटे भाई के इलाके में, तो ये तो यही इसको पटक के मारेगा।
इसके लिए हम टेस्टिंग चार्ज को छोटा लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि जो लगभग ना के बराबर हो, लगभग 1 हो। ऐसी कंडीशन में ये जब आएगा तो इसी के ऊपर फोर्स लगेगा, इसको कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो टेस्टिंग चार्ज को हमने बहुत छोटा ले लिया है। अब ये चार्ज इस एरिया में यहां पर एक पॉइंट है P जिस पर आना चाहता है, ठीक है। देखना भाई, यहां पर एक पॉइंट है P जो इसके एरिया के अंदर ही आता है, वहां पर ये चार्ज आना चाहता है। नोटिस करो, ये Q है, इसने अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करके रखा है। ये Q है जो इस फील्ड के पॉइंट P पर आना चाहता है, ठीक है। Q फील्ड के पॉइंट P पर आना चाहता है, आना चाहेगा। यहां तक तो बड़े आराम से आ जाएगा, जब तक इसका फील्ड नहीं है ना, जब तक इसका इलाका नहीं है, इसका भाई का इलाका नहीं है, तब तक तो वहां बड़े आराम से आ जाएगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, इसकी जिंदगी अच्छी चलेगी। लेकिन जैसे ही उसके फील्ड के अंदर आना शुरू करेगा, अब ये मार खाना शुरू करेगा। यानी कि उसके फील्ड के अंदर जाते ही इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फिर भी इसको P पर बैठना ही है। तो अगर ये P पर बैठना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा? अगर ये इसके जैसा बिहेव करेगा तो ये तो इसको ऐसे खींचने लगेगा, तो भी वो P पे नहीं रुक पाएगा। और अगर ये इसको नापसंद करता तो इसको ऐसे सीधा बाहर ही धकेलेगा, तब भी ये P से दूर ही जाएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में मैं, ये पॉइंट P है, ठीक है, मैं यहां टिके रहना चाहता हूं, पर एक तरफ फोर्स मेरे यहां पे लग रही है, या तो मुझे बाहर लगेगी। तो मुझे या तो इससे लड़के अपने आप को इधर ही रोकना है जबरदस्ती, नहीं जाऊंगा। और अगर इधर जा रहा हूं तो मैं जबरदस्ती रोकूंगा, नहीं जाऊंगा, और मैं यहीं टिके रहना चाहता हूं। दोनों ही कंडीशन में मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे मैं इस फोर्स का या इस फोर्स का अपोज कर सकूं और वहां टिका रह सकूं। ये जो फोर्स आपने लगाया ना अपोज करने के लिए, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर से क्लियर करो, मैं इस पॉइंट P पर टिके रहना चाहता हूं। मेरे ऊपर इधर से या तो मुझे खींच लिया जाएगा, इसकी तरफ, या तो मुझे धक्का लगा दिया जाएगा। दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या करना है? P पर टिके रहना है। तो मैं उस फोर्स का अपोज करूंगा। अगर मुझे इधर धकेला जाएगा तो मैं इसका अपोज करके उधर जाकर P पे टिके रहने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे बाहर धकेला जा रहा है तो मैं इसका अपोज करके अंदर टिके रहने की कोशिश करूंगा। दोनों ही कंडीशन में मुझे रुके रहना है। ये रुके रहने के लिए मैं जितना फोर्स उसके ऊपर लगा रहा हूं ना, उसका अपोज करने के लिए, वही मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वो चार्ज अपने आप को रोकने के लिए जितना फोर्स लगा रहा है, तो चार्ज जितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैं एक लाइन लिखता हूं, फॉर Q0, ये तो अच्छा से चल ही नहीं रहा है। फॉर Q0, फोर्स अप्लाइड ऑन Q0 इज, यहां ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं ना यार, फोर्स अप्लाइड ऑन Q0 इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगा, मेरे ऊपर जितना फोर्स लगा, अब भाई जितना लगेगा मैं उसका ही अपोज करूंगा ना। अगर मेरे ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है लेकिन मैं यहीं टिके रहना चाहता हूं तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाऊंगा, और यही फोर्स मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो Q0 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब Q0 यानी टेस्टिंग चार्ज अंदर आया, उसके ऊपर जो फोर्स लगा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट बाय E। सो E इक्वल्स टू F अपॉन Q0 पे लगने वाला फोर्स, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ योर Q0 इज 1 कूलम्ब, सो F इक्वल टू E। नोटिस किया? यानी कि मेरा टेस्टिंग चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगेगा, दैट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो? देखा आपने फॉर्मूला? मैंने कहा भाई अगर मेरे पास एक Q है, एक Q0 टेस्टिंग चार्ज जो इनफाइनाइट पर है, उसको मैं इस Q के फील्ड P पे लाना चाहता हूं, चाहे जैसे करूं मुझे रोकना है। अगर मैं रोकना चाहता हूं ऐसी कंडीशन में, जो फोर्स मेरे ऊपर अप्लाइड हुआ मुझे रुकने के लिए, जो मुझे धक्का लगाकर जो मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं रोक रहा था, मैं वहां खड़ा था, जो मैंने फोर्स लगाया होगा, दैट फोर्स इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन Q0 यानी कि टेस्टिंग चार्ज। सो E, जहां पे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया बस, वेयर E इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, F का फॉर्मूला कोलंबियन लॉ में आपने पढ़ा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। KQR
अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा यहां पर सुनना भाई, दो के बीच में फोर्स लग रहा है, किसके किसके, क्यू एंड स्मॉल क्यू जीरो, क्यू एंड स्मॉल क्यू जीरो। तो यहां पर देखो मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं क्यू एंड स्मॉल क्यू जीरो, आर इनके बीच का ये गैप है। देखो यहां तक तो कोई फोर्स लगा नहीं, यानी यहां तक का गैप, ठीक है, ये गैप नोटिस किया, ये गैप आर है, यहां तक तो कोई फोर्स लगेगा। जब मेरा इलाका ही नहीं है तो उस इलाके में मैं कैसे आपके ऊपर फोर्स लगा सकता हूं, नहीं लगाऊंगा। जिस आप मेरे इलाके में आओगे मेरा फोर्स तब लगेगा। तो डिस्टेंस ये वाला रेडियस मेरा, जिस रेडियस में मेरा फील्ड है, ठीक है, आपने इसको लिख दिया। अपॉन क्यू जीरो तो पहले से ही है, ये कोलंबियन लॉ से थे, मैं यहां पे लिख देता हूं बाय कूलम्ब्स लॉ। ठीक, थियरी लिखनी है तो अच्छे से लिखो। क्यू जीरो कैंसल आउट, सो E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आप नोटिस करेंगे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, E को क्यू जीरो से कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, क्यू जीरो इज लेस देन क्यू, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू इतनी कम है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। E प्रोपोर्शनल है क्यू के, यानी इसके टेस्टिंग चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है। अगर भाई मैं पंच लगाता हूं और आपको चोट लग जाती है, तो चोट लगना या कितनी चोट लगेगी ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या, कि आपको कितनी चोट लगी है? नहीं भैया, आपकी बॉडी की क्वालिटी नहीं है ये कि आपको कितनी चोट लगी, ये तो मेरी क्वालिटी है कि मैंने कितने तेजी से पंच लगाया। समझ में आ रहा है? अगर मैंने खींचकर आपको एक पंच लगाया तो ये आपकी क्वालिटी नहीं है कि आपको कितना चोट लगा, ये तो मेरी क्वालिटी कि मैंने कितनी तेज से मारा। समझ में आ रहा है? तो ये कितनी तेज से उसके ऊपर फोर्स लगाएगा ये इसकी क्वालिटी है, इसकी नहीं। ये तो फोर्स को फील कर रहा है, तो इसकी क्या क्वालिटी हो सकती है? इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी इस क्यू की है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इस पे डिपेंड करेगी, टेस्टिंग चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। जो चार्ज आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उससे लेना देना है। डन। सो E इज प्रोपोर्शनल टू Q, नॉट बड़े में लिख रहा हूं क्यू जीरो, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब बात करते हैं इसके यूनिट की, क्योंकि नई ना पॉइंट। और अगर जब भी आप थियरी लिखते हो तो हमेशा कंफ्यूज रहते हो, एकदम से गलत कर देते हो। जब भी इसको लिखो पहले आपने डिटेल लिखा, डायग्राम को एक्सप्लेन किया, आपने बताया कि टेस्टिंग चार्ज क्या है, फिर आपने फॉर्मूला डेवलप किया, लास्ट में यूनिट एंड उसका डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमी सूत्र तो वहां डाल ही दो। अब बात करो, चलो भाई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां से बना लेता हूं ना, तो न्यूटन कुलम, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कुलम, तो न्यूटन पर कुलम एक बन गया। लेकिन इसका मेन यूनिट एसआई यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। आने वाले टाइम में इसको भी आप सीख जाओगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखना एसआई यूनिट जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं सिस्टम इंडिकेटर एसआई, तो वोल्ट पर मीटर होता है। लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, चलिए जगह है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ई का इलेक्ट्रिक डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है। एफ यानी फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है क्या, बता देता हूं। देखिए भाई, m1 l1 t-2। लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ योर इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोगों ने चार्ज वाले में इसको पढ़ा है, और वो होता है, याद आएगा तो, a1 t1। ओके, t1 ऊपर गया माइनस t1, सॉरी t माइनस 1, -2 -1, दैट इज योर m1। m को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, l को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। t को पड़ा, t -3 हो गया, नोटिस किया आपने, ऊपर गया -1, -2 -1 इज -3, a ऊपर चला गया a -1। दैट इज योर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसको लास्ट में लिखना सबसे, ठीक। ओके, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें डिटेल से कर ली। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस से जाओ और शुरू से जहां से कंफ्यूजन हो वहां से फिर से देखते हुए आओ। वीडियो का यही तो फायदा है यार, क्लास में यही नहीं होता, ये वापस से बताना पड़ता है, वीडियो में आप वापस से रिकॉल कर सकते हो। चलिए, तो इसको नोट कीजिएगा, आपके नोट्स का काम हो जाएगा। और फिर आगे इसके वेक्टर फॉर्म को पढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर बहुत सारे चार्ज हो और वो एक साथ कई सारे फील्ड जनरेट कर रहे हो तो सभी फील्ड को ऐड कैसे किया जाता है, इसको नोट करें। ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म की। तो देखिए भाई, वेक्टर फॉर्म जब आप किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको वहाँ पर बस उस फॉर्मूले के साथ कैप
सदिश को जोड़ना होता है, कैप को जोड़ना होता है। एक्चुअली में आप उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में। ऐसी कंडीशन में आप उसके वेक्टर फॉर्म को जब रिप्रेजेंट करें तो वहां पर कैप लगाते हैं बस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा वो है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहां के तो एक कांस्टेंट है, क्यू ये एक वैल्यू है, वहीं आर ये डिस्टेंस है जो डायरेक्शनल है, यानी कि इसके अंदर डायरेक्शन का मीनिंग है, डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है। तो कैप भी आर का ही आएगा। अब देखना, यहां मैं वेक्टर लगा सकता था पर मैं नहीं लगाऊंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर का स्क्वायर है तो इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहां आ गया आर का कैप। अब आप तो कैप का मीनिंग जानते ही हैं, कैप इक्वल टू आर वेक्टर फॉर्म में, और आर का मीनिंग यानी मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया। सो इसको जरा इसमें ऐड करके देखो, ए क्यू अपॉन में नीचे तो आर की क्यूब हो गया ये, और ये दोनों ही मैग्नीट्यूड है ना, स्क्वायर की वजह से ये भी क्या बन गया था, मैग्नीट्यूड बन गया था। सोचोगे स्क्वायर की वजह से कैसे, अगर माइनस में भी आती है वैल्यू तो प्लस में बन जाएगा, तो डायरेक्शन का कोई मीनिंग रह गया, कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई ये आपका वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ वेक्टर लगाना नहीं भूलेंगे, ओके। अगर यहाँ पर आर की कोई क्वांटिटी होती मेरे पास एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में, तो वो यहाँ पर रख देता, तो एक्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जेड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़े ही आराम से निकाल सकता था। वेक्टर फॉर्म का या कैप लगाने का यही मीनिंग था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि अगर दो से ज्यादा चार्ज हो, दो चार्ज हो, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो से ज्यादा होगी, और जब दो से ज्यादा होगी तो उनका टोटल कितना आएगा ये निकालना है। तो हमारे इस डायग्राम में देखने की कोशिश करना, हमारे पास तीन चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3, जो किसी पॉइंट P पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। लगाने का मतलब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी हर जगह फैला है। ये पॉइंट P ऐसा है ना जो Q1, Q2 एंड Q3 के मिले जुले भाग में आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं उस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करूं। नोटिस करना, Q1 इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, देखना भाई इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको क्योंकि Q1 लगा रहा है E1 बोल देता हूं। Q2 भी इस P के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा, एज्यूम करते हैं ये कुछ ऐसे लगा रहा होगा, ठीक है, ये देखो E2, अरे Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि आपने अभी बोला वेक्टर क्वांटिटी है, वो इस डायरेक्शन में होगी। वहीं Q2 पर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और Q3 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ ना कुछ होगा और वो इस डायरेक्शन में होगा। अब मैं बात करता हूं कि टोटल कितना होगा, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल वैल्यू है और इन तीनों का अपना अपना डायरेक्शन है जो कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में कुछ हो सकता है, तो मैं तीनों के ऊपर लगा देता हूं वेक्टर। अगर सर्टेन डायरेक्शन में होते तो हम तुरंत जोड़ लेते कि अच्छा ये तो एक्स में है, अच्छा ये तो वाई में है, और उस हिसाब से लिख देते, पर यहां इनका डायरेक्शन क्या है कि एक्स में है, वाई में है, जेड में है, मुझे मालूम नहीं है। ऐसी कंडीशन में अब इनके लिए मैं लिखना चाहता हूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो मैं इसको बोल देता हूं R1, इसको बोल देता हूं R2, इसको बोल देता हूं R3, क्योंकि मुझे इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो क्या, थियरी लिख रहा हूं, बिल्कुल जैसे लिख रहा हूं वैसे ही आप भी लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, यहां पे लिखता हूं एट पॉइंट P। पॉइंट P पर सारा कार्यक्रम चलने वाला है। मैं कहूंगा Q1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना यहां पर, तो आप कहेंगे सर इक्वल टू, क्योंकि 1 के कारण है तो 1 बोल दिया, आपने इसको 1 से रिप्रेजेंट भी किया है, कोई डरने वाली बात नहीं। KQ अपॉन R1 स्क्वायर डॉट क्यूब करता हूं R का वेक्टर, क्योंकि एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो मैं पूरा वेक्टर फॉर्म में रख देता हूं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, इसके लिए भी निकाल लो, तो E2 आ रहा है, आपने ही बोला मैंने नहीं बोला, ठीक है, इक्वल्स टू KQ अपॉन में R2 का क्यूब अपॉन में R2 का वेक्टर। अरे यार यहां भी R1 लिखना था। ओके, डन। क्या सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3, तो सेम फॉर्मूला यानी कि E3 इक्वल्स टू KQ, Q3 ना,
यार एक गड़बड़ हो गई, यहाँ Q1 ये भी तो लिखना था ना, यहाँ Q2 एंड यहाँ Q3, ये भी तो चेंज हो रहा है। डिस्टेंस कितना इस बार, R3 का क्यूब एंड यहाँ R3 का वेक्टर। नोटिस किया मैंने, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया। टोटल कितना आएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन कहता है कि भैया जब आपको टोटल फील्ड निकालना हो तो इंडिविजुअली चार्ज जितना फील्ड उस पॉइंट पर लगा रहे थे उन सब का एडिशन कर डालो, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3। सो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कई कई जगह पे तो वेक्टर नहीं लगा होता, इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली जब यहाँ कैप नहीं होगा और ये वैल्यू की डायरेक्शन एकदम फिक्स होगी, पहले से ही पता होगा, एक वे में होगा, 1D में होगा, तो वहां वेक्टर नहीं लगाते हो, तो डायरेक्ट एडिशन कर देते हो। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब आपको सारे वैल्यू डिजिट में दिए हुए हों, XYZ के फॉर्म में ना दिया हो, तो डायरेक्ट एडिशन कर देना है। सेम टू सेम फॉर n चार्ज के लिए, सो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 En। आपको सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको बहुत सारे चार्ज के लिए निकालना है तो पहले एक के लिए निकालो, फिर दूसरे के लिए निकालो, फिर तीसरे के लिए निकालो और उन सबको जोड़ दो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है। इसको आप नोट कर लें, इसको नोट कर लें।